लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड के बारे में जाना था कि उनका ज्यामिति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। आज हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड ने ज्यामिति में अभिगृहित और अभिधारणाएं दी। अभिगृहित और अभिधारणाएं, ये दो नए शब्द आ रहे हैं आप लोगों के सामने कि अभिगृहित क्या है और अभिधारणाएं क्या है। तो अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो सर्वव्यापी सत्य होता है। इन्हें सिद्ध करने का जरूरत नहीं होता है। जो बोला जाता है कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, बस ये मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभिगृहित जो है यहाँ पे वो मैथ्स के सभी पार्ट में लागू होता है। ये अभिगृहित जो है मैथ्स का सभी पार्ट, जैसे आप अलजेब्रा ले लीजिए, बीजगणित ले लीजिए, बीजगणित में भी यूज हो जाएगा इसका, कभी त्रिकोणमिति में भी यूज हो जाएगा, और भी जितने सारे पार्ट हैं मैथ्स में उन सारे पार्ट में इसका यूज हो जाएगा। लेकिन अभिधारणा जो है मैथ्स में सिर्फ किसके लिए यूज होता है, तो सिर्फ ये ज्यामिति के लिए ही यूज होता है। ज्यामिति में इसका यूज होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग तब यूक्लिड के कुछ अभिगृहित देख लेते हैं। अभिगृहित को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्सियम्स, और ये अभिधारणाएं को बोलते हैं पोस्टुलेट। तो हम लोग यहाँ पे अभिगृहित जो है ये टोटल 7 देखेंगे। अभिगृहित ये एक्सियम्स जो है ये टोटल हम लोग 7 यहाँ पे देखेंगे। कितना? टोटल 7। यूक्लिड का जो है वो कुछ अभिगृहित दिए हैं, उसी के बारे में देखेंगे। तो पहला अभिगृहित दिया है उन्होंने, पहला अभिगृहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ पे क्या बोला है? एक ही वस्तु के बराबर यदि हो तो वो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। कैसे? चलिए देख लेते हैं। जैसे x है, ये एक ही वस्तु यानी y के बराबर हो गया, और z कोई है वो भी किसके बराबर होगा? y के। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के बारे में बोल रहा है ना। तो x भी y के बराबर, z भी y के बराबर। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये क्या होगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू जेड। ये यदि आप कोई संख्या लेके भी देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू 2 है, तो ये 2 आपस में बराबर है ना, तो ये x और z भी आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरा हम लोगों का अभिगृहित है, दूसरा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या है? बराबरों को, यदि a और b आपस में बराबर हैं तो इन बराबरों में बराबर संख्या जोड़ना है। यदि c जोड़ रहे हैं, दोनों तरफ एक ही संख्या जोड़ देना, बराबर संख्या c जोड़ दिए, तो ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 देख लेते हैं। 4 के बराबर है और इन दोनों में एक ही संख्या जोड़ना है, बराबर संख्या जोड़ना है। तो 4 में यदि 1 जोड़ दिए और इधर भी 1 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी लास्ट में जाके क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तीसरा पॉइंट है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वहाँ पे क्या था दूसरा नंबर में कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, और यहाँ पे है घटाया जाए। एक ही चीज़ होगा, जैसे a यहाँ पे b के बराबर है तो c यदि सेम संख्या दोनों तरफ घटा देते हैं तो फाइनली जाके ये क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है। कोई संख्या लेके भी आप देख लीजिए कि 4 वहाँ पे 4 के बराबर था। चलिए इसमें से 2 घटा देते हैं हम लोग। दोनों तरफ 2 घटा देने पे क्या हो रहा है? 2 इक्वल टू 2 आपस में लास्ट में जाके क्या होता है? शेषफल भी बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख ले। चौथा में दिया है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ पे संपाती क्या है?
संपाती का मतलब यह है कि एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करेगा, ढक लेगा। जैसे कोई एटीएम कार्ड आप लोग देखे होंगे, एक एटीएम कार्ड को दूसरे एटीएम कार्ड के ऊपर रखा जाए, या 5 रुपये का कॉइन जब हम लोग एक के ऊपर एक रख के खड़ा करते हैं तो वो क्या होता है, परस्पर संपाती होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि कोई त्रिभुज ही है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर यदि रखा जाए, आपस में एक दूसरे को ये क्या ढक लेगा पूरी तरह से, कहीं से भी कुछ बचेगा नहीं। तो ये आपस में यदि संपाती है, परस्पर संपाती है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यदि सोचिए ए बी और सी को यदि जोड़ देते हैं, बी सी को जोड़ के यदि ए मिलता है हमको, तो ए क्या हो गया, दोनों के जोड़ से न मिला है, तो ए जो है बी से भी बड़ा होगा और फिर सी से भी बड़ा होगा। यही इसका मतलब है कि पूर्ण कौन हो गया, ए हो गया, अपने भाग, ये 2 भाग मिलके बना है, तो इन दोनों से ये क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं कि मेरे पास 50 बॉल है, तो ये टोटल बॉल है मेरे पास 50। इसका यदि हम 3 भाग में बांट दें, तो एक को हम 10 दे दिए, एक को 25 दे दिए और एक को 15 दे दिए। तो ये तीनों भाग में बट गया है 50 बॉल्स। तो ये 50 बॉल्स जो है ये पूर्ण है, ये 10 से भी बड़ा है, देखिए 25 से भी बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, यही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। चलिए 6 नंबर देखते हैं अब। छठा में बोला गया है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। हम लोग पहला जो अभिगृहित किए थे उसमें क्या बोले थे कि यदि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसे कि x वहाँ पे क्या लिख रहे थे, x y के बराबर और x z के भी बराबर है, माने बराबर है दोनों आपस में, तो y z के बराबर हो रहा था, यही बोले थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने, यहाँ पे बस क्या अंतर है कि 2 लगा देना है, यहाँ पे दुगुना कर देना है। तो दुगुना यदि बराबर है आपस में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7वें में चलते हैं, वही लास्ट है क्योंकि 7 ही हम लोग को पढ़ना है अभी तक। 7वां में है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आधे परस्पर बराबर होते हैं। यदि x/2 = a आधा है, उसी तरह ये भी आधा है, आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये अभिगृहित जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक बहुत ही आसान था। चलिए अब अभिधारणाएं देखते हैं। यहाँ हम लोग यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभिधारणाएं जो हैं हमेशा ज्यामिति में ही प्रयोग किया जाता है। तो अभिधारणाएं हम लोग यहाँ पे कितना पढ़ेंगे, 5 टोटल अभिधारणाएं 5। इन 5 अभिधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अभिधारणा है, यूक्लिड ने अपनी पहली अभिधारणा में बताया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, एक सीधी रेखा बोला जा रहा है। यहाँ पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इन 2 बिंदुओं से मिला के, इन दोनों बिंदु को मिला के यदि रेखा खींच सकते हैं तो केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। दूसरा अभिधारणा दिया है उन्होंने कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे शांत रेखा क्या है, शांत रेखा का मतलब रेखाखंड होता है। रेखाखंड तो आप लोग जानते ही हैं। यूक्लिड ने रेखाखंड को ही शांत रेखा कहा है। तो एक यदि रेखाखंड है तो इसको क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर से भी हम बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना दूर चाहे, इधर से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं।
तीसरा अभिधारणा में उन्होंने बताया कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ पे कोई भी केंद्र आप ले लीजिए या कोई भी त्रिज्या लीजिए अपने मन से और आप वृत्त खींच सकते हैं। वृत्त खींचने के लिए किसी विशेष केंद्र बोलेंगे कि यही केंद्र होना चाहिए या फिर विशेष त्रिज्या यही होना चाहिए, तभी आप वृत्त खींच सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी केंद्र ले लीजिए, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए। जैसे अभी ये केंद्र ले लिए हम, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऐसे खींचे और इसको चाप के हेल्प से यदि ऐसे करके हम लोग कर लिए तो ये हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर। यदि इसका चाप है, सॉरी त्रिज्या है, ये केंद्र है, तो ये मेरा एक वृत्त बन गया। चौथा में उन्होंने कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी हो सकता है समकोण, जहाँ मन तहाँ आप समकोण बना सकते हैं, ये भी एक हो सकता है। तो जितने भी समकोण बनेंगे, ये नहीं बना समकोण, ये ऐसे टाइप का, तो जितने भी समकोण बनेंगे ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए 5वां देख लेते हैं। ये नहीं बना। 5वां है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण, 2 सीधी रेखा मतलब ये एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, तो यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, यहाँ पे एक सीधी रेखा ये हो गया, ये एक सीधी रेखा हो गया, गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण, यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। ये सुनने में बड़ा ही अटपटा उलझा हुआ लग रहा है, बस मेन बात ये है यहाँ पे कि ये 2 अंतःकोणों का योग 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, इन 2 अंतःकोणों का योग हो गया कोण 3 प्लस कोण 4। तो बोला जा रहा है कि यदि अंतःकोण का योग जो है आपस में 2 समकोण मतलब क्या होता है, 2 समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 2 समकोण यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर ना होकर 180 डिग्री से यदि कम होता है कोई, तो इन 2 रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 रेखाएं क्या करती हैं, कहीं ना कहीं पे जाकर आपस में मिल जाती है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जब 2 सीधी रेखा पे एक रेखा डालते हैं तो इनका अंतःकोण बनता है एक ही ओर का अंतःकोण, इधर वाला देखना है, इधर वाला देखना है, तो इन 2 कोणों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री होता है तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, इधर वाला यदि जोड़ के 180 हो जा रहा है तो आपस में नहीं जुड़ेगा, लेकिन यदि इधर वाला जोड़ के आपस में 180 नहीं होता है, देख के तो नहीं लगता है कि 180 होने वाला है, ये 180 से कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 180 से ये यदि कम हो जाता है, कोण 1 प्लस कोण 2 जो है 180 के बराबर नहीं होता है, कम हो जाता है, तो क्या बोलेंगे कि इन 2 रेखाओं को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो किसी बिंदु पर मिलती है, उसी ओर मिलती है। सीधा सा बात है। तो हम लोगों ने देखा कि अंतःकोण एक ही ओर का यदि जोड़ के 180 होता है तो ये आपस में ये 2 रेखाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि 180 से कम हो जाता है तो वो 2 रेखा को जब हम खींचते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं तो किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। तो ये 7 अभिगृहित हम लोग पढ़ चुके और 5 अभिधारणा पढ़ चुके यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया था, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में
इस अभिगृहित और अभिधारणा का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।